हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक या अदर पॉलिटेक्निक जो भी आपके 7 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने जा रही हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारी फिज़िक्स के जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ज़रूर सेट को देख के जाएं। जो आपकी वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे वो सारा वीडियो देख के जाएं, आप पॉलिटेक्निक में अच्छे करके आ जाओगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो ये फेनोमेनन किस फेनोमेनन से हम पता नहीं कर सकते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो किससे हम नहीं कर सकते, विवर्तन से नहीं पता कर सकते। क्या जगह डिफ्रैक्शन से हम पता नहीं कर सकते, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोलता है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ए वस्तु के आकार का बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा, और दूसरा क्या, पार्श्वीय उल्टा, मतलब बाएं हाथ उठाओगे तो दाहिना लगेगा। मतलब कि ए का अगर उल्टा देखोगे तो इस तरह ए रहेगा, बी अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो वहाँ पे इस तरह दिखेगा। तो लेटरली इन्वर्जन मतलब कि ये आपके 3rd और 4th कोई दिखा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोलता है, चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से दर्पण प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है। मानो कि ये आपका चम्मच है, यही तो चम्मच है, और जो उभरा हुआ भाग है यही उभरा हुआ भाग है, ए वाला उभरा हुआ भाग। तो ये कैसा लग रहा है, कन्वेक्स मिरर मतलब कि उत्तल दर्पण, और वहाँ पे जो इमेज बनते हैं वो सीधा बनेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। तो बोलता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज आउटवर्ड एंड टू व्हाट टाइप मिरर वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू। तो कैसा मानेंगे, कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर देगा और क्या रहेगा, वो सीधा इमेज बनेगा, देखिएगा स्पून का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोलता है, अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष एक दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है तो x बराबर है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, प्रोड्यूस ए ब्राइट एंड शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन केप्ट एट ए डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ कनवेक्स मिरर, देन x इज इक्वल टू। तो अगर कोई इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे कहाँ पे, अनंत पे है, तो ये कहाँ पे इमेज बनता है, फोकस पे। क्या हो जाएगा, ये फोकस दूरी के बराबर होगा, दर्पण की फोकस दूरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होंगे। क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है अनंत पे तो कहाँ बनता है इमेज, प्रतिबिंब बनता है, फोकस पे बनता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, 104 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोलता है, देखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। तो प्लेन मिरर से आपको बता रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज नेचर क्या आप जानते हो। तो हमको पता है सर, प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनते हैं वो कैसा होता है, आपकी काल्पनिक, आभासी और सीधा होता है, और समतल दर्पण के पीछे वस्तु के समान दूरी के समान दूरी पर होता है। क्या जगह, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 105 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के पीछे बनता है और उसका जो डिस्टेंस होता है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोलता है, देखिएगा, एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डैश रखी होनी चाहिए। तो टू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कनकेव द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए कि हमें वो क्या मिल जाए, हमें वर्चुअल इमेज मिल जाए। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तो आपका कैसा वर्चुअल इमेज मिलता है, आपका काल्पनिक, आपकी आभासी प्रतिबिंब मिलता है। क्या जगह, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोलता है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में डैश होता है। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स है।
तो मानो कि एक कनकेव मिरर में अगर आपका क्या फोकस पे आपका बल्ब है, फोकस पे बल्ब होता है और ये आपके रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, पैरेलल रेज आ जाती है। क्या रिफ्लेक्शन करने के बाद तो ठीक है क्या आ जाते हैं, पैरेलल रेज आ जाते हैं। तो कौन मिरर यूज करते हैं, कनकेव अवतल दर्पण यूज करते हैं सर। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 107 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या बोलता है देखिएगा, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज। तो हमेशा ऑलवेज पाने के लिए क्या आपके समतल दर्पण भी हो जाएंगे और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण में आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी हो जाएंगे। क्या जाएंगे, बोथ ए एंड बी। प्लेन मिरर में बनता है हमेशा और कन्वेक्स मिरर में भी बनता है। क्या जाएगा, 108 का ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या बोलता है देखिएगा, यदि आवर्धन m बराबर प्लस 1.5 है तो होगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर m प्लस में है तो ये कैसा होगा, आभासी इमेज होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी मतलब वर्चुअल होंगे, वर्चुअल होगा। और अगर m अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा, ये रियल होंगे मतलब कि वास्तविक होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, वास्तविक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 1.5 है तो क्या मतलब कि प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1.5 मतलब बड़ा है, 1 से m बड़ा है 1 से, तो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो क्या हो जाएंगे वहाँ पे देखिएगा कि वस्तु का आकार क्या हो जाएंगे, प्रतिबिंब के आकार के बड़ा हो जाएंगे और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। साइज ऑफ इमेज जो हो जाएगा, सॉरी ये गलत बता रहे हैं, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो साइज ऑफ इमेज जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएंगे 109 का, तो इसके सारे ऑप्शन गलत है। क्या होना चाहिए था, साइज ऑफ इमेज आपका ग्रेटर देन हो जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, और क्या हो जाएंगे वर्चुअल इमेज होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, तो सारे ऑप्शंस इसके गलत है। 109 का सारा ऑप्शंस गलत है। अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 110 क्या बोलता है देखिएगा कि जल में 110 क्या बोलता है देखिएगा कि जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, या किसके कारण होता है, तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है सर, रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि आपके ग्लास में जैसे आप डाले गए पेंसिल, तो ये आपका कैसा लगता है कि डिस्प्ले इमर्ज, जब एक पेंसिल को पार्शली इमर्ज करते हैं वाटर में तो ये अपियर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। क्यों, ये क्या लगता है, आपके डिस्प्लेस्ड लगते हैं, वहाँ से अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित लगता है कि आपके कुछ अलग प्लेस लगता है उसका। तो ये आपके किसके कारण होता है, अपरिवर्तन रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोलता है, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि आपकी इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ते क्रम में लिखना है सर। तो सबसे कम जल का, सबसे जो कम होता है जल का होता है, उसके बाद केरोसिन का होता है, उसके बाद कांच का होता है, उसके बाद हीरा का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरा का, फिर उससे कम कांच का, फिर उससे कम केरोसिन का, उससे कम जल का। क्या जगह, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 111 का ऑप्शन ये हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोलता है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार से संबंधित है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, P इक्वल टू क्या होता है 1/f सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, 112 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोलता है देखिएगा, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायप्टर बताई गई है, तो फोकल लेंथ और कैसा लेंस, अगर पावर प्लस में है तो कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, मतलब उत्तल लेंस होंगे सर। और अगर पावर मेरा नेगेटिव में है तो क्या होंगे, कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस होगा सर। तो ये पता चल गया उत्तल लेंस होंगे। अब हमें निकालना है, तो यहाँ से देखो 2.5 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि P इक्वल टू F नहीं होता, क्या था 1/f होता है। तो क्या दिख गया, तो यही तो ऑप्शन से इस तरह से मार सकते थे, C हो जाता। लेकिन अगर पावर निकालना चाहती हो तो क्या हो जाएगा 1/f, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। तो P क्या लिखेंगे, P की जगह पे
2.5 डायमीटर, ये हटेगा, 0 बैठेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 आपकी मीटर आ जाएंगे। 0.4 मीटर मतलब कि इसको 0.4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से सेंटीमीटर चेंज करने के लिए क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा आपका उत्तल लेंस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो उस तरह से भी आप मार सकते थे सिर्फ लेंस को पता करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोलता है, सॉरी देखिएगा, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित होती है। जो आपके अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करती है ह्यूमन आई में, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो आपकी एरिस के द्वारा, परितारिका के द्वारा। तो 114 का क्या हो जाएगा, आपके किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, परितारिका के द्वारा, एरिस के द्वारा। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय एरिस, एरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोलता है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। तो द आई डिफेक्ट इन विच फार पॉइंट शिफ्टेड नियरर देन इन्फिनिटी, उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सर क्या जाएगा, 115 का सी हो जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, माइपिया बोलते हैं। मतलब कि इन्फिनिटी से अगर फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी से कहाँ नज़दीक में शिफ्ट हो जाए तो उसी को तो क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोलता है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रख कर पढ़ता है, आंखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे कहते हैं। तो ए पर्सन होल्ड न्यूज़पेपर फार फ्रॉम एज हाइट टू रीड इट कंफर्टेबली। कभी कभी बूढ़े लोग को देखते होंगे कि अपने से दूर करके न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो किसके कारण पढ़ते हैं, कौन बीमारी उनको हो गया है, तो हाइपरमाइपिया हो गया है, दूरदृष्टि दोष हो गया, मतलब कि उसे नज़दीक का नहीं दिख रहा है और दूर का दिख रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 117 क्या बोलता है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपके तरंगदैर्घ्यता होता है वो लाल का ज़्यादा होता है सर, लाल का ज़्यादा होता है कंपेयर टू बैंगनी का, इसलिए बैंगनी ज़्यादा मुड़ता है और लाल कम मुड़ता है। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 117 का सी, जो ज़्यादा मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्यता कम होता है, जो ज़्यादा मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्यता कम होता है और जो कम मुड़ता है उसका ज़्यादा होता है। तो लाल का ज़्यादा होगा और बैंगनी का कम होगा। क्या जगह, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोलता है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या है। तो आपके चंद्रमा में एटमॉस्फेयर नहीं, वातावरण नहीं है, तो वातावरण नहीं है, तो वातावरण नहीं रहेगा तो क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। क्या जगह, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 118 इनका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोलता है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो मानो कि एक आपका कनकेव मिरर है, मतलब कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का पी एफ और क्या ए सी है। तो एफ और सी के बीच में देखो 20 सेंटीमीटर पे दूरी पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ 5 सेंटीमीटर लंबा का, तो फोकस दूरी कितना है आपका, वो 15 सेंटीमीटर है और ये कितना है 20, मतलब कि एफ और सी के बीच में रखा हुआ है। एफ और सी के बीच में रखा हुआ था तो कैसा होता है, वास्तविक एंड उल्टा होता है। नेचर जो होता है प्रतिबिंब की प्रकृति रियल एंड इन्वर्टेड होगा और क्या बियॉन्ड सी बनेंगे, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बनेगा, वक्रता केंद्र से पहले बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो क्या दिख रहा, ऑप्शन ए दिख गया सर, ऑप्शन ए दिख गया। 119 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोलता है, वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्यता वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की स्लेब में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता में लगभग परिवर्तन है, कितना चेंजमेंट आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, म्यू ऑफ किसका निकाला, ग्लास स्लेब और क्या है, एयर। तो ग्लास स्लेब विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्यता किसका, एयर का, और किसका हो जाएगा, ये ग्लास का। तो तरंगदैर्घ्यता ग्लास का निकाल लेते पहले, ग्लास का क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्यता किसका, एयर का, बाई क्या हो जाएगा, आपके अपवर्तनांक कांच का कितना है 1.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्यता कितना है 750,
1.5 होगा, एक कटेगा, ये 0 कितना बार में 15 × 75 50 हो जाएगा, कितना आ गया 500 नैनोमीटर आ गया। अब चेंजमेंट कितना आया, तो डेल्टा में कितना आपके लेमडा में चेंज आया, लेमडा से डिनोट करते हैं तरंग दैर्घ्यता को, कितना चेंजमेंट आ गया, तो पहले वाला कितना है 750 माइनस कितना हो जाएगा 500, कितना बचा 250 नैनोमीटर। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिख गया, तो यही चेंजमेंट आया, यही प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता में लगभग परिवर्तन आया, कितना 250 नैनोमीटर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला। तो ये कैसे याद रखोगे, तो आप पढ़े हो मीडियम टू मीडियम 1 क्या होता है इज इक्वल टू V1/V2, तो इसी तरह याद रखना λ1/λ2। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोलता है देखिएगा, दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस उत्तल है और दूसरा जो 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/f1 और क्या हो जाएगा प्लस 1/f2। तो f1 मान लेते क्या है आपके उत्तल लेंस मतलब कि फोकस लेके आ जाएगा, प्लस में 20 हो जाएंगे, और आपकी f2 क्या मान लेते हैं, f2 आपका क्या है अवतल है, अवतल मतलब क्या हो जाएगा -25 हो जाएंगे, -25 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/25। आप 20 और 25 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, एलसीएम निकाल लोगे ना 100 आएंगे। तो 5 20 25 6 तो 1 25 क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आ गया 1/100 आ गया। मतलब कि f इक्वल टू क्या आ गया 100 सेंटीमीटर आ जाएंगे। कोई ऑप्शन दिखा 121 का, ऑप्शन बी दिख गया सर, ऑप्शन बी। तो यही याद रखिएगा, कंबाइन करते तो ये फार्मूला और सैंड के साथ पुट करेंगे f1 और f2, समझ आ गया। तो आप कितना जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोलता है कि यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो याद रखिएगा म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या जाता है 1/μ ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो क्या निकालना है रेसिप्रोकल निकालना है, तो पलट दो क्या हो जाएगा 3/4 होगा, 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3, यही तो पलट देना है, न्यूमरेटर वाला को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। बस यहीं से आता है, ये भी याद रखिएगा फार्मूला, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, 122 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोलता है देखिएगा, एक व्यक्ति को -0.50 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है तो उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ है। तो उसका दूरस्थ बिंदु क्या है वो हमें निकालना है। 123 का क्या हो जाएगा आपका, देखो निकाल के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/f, ठीक है, दूरस्थ बिंदु पावर इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी 0.5, ए हटेगा 0, क्या आ गया 5 2 10, कितना आ गया फार पॉइंट कहाँ आ गया 2 मीटर आ गया, क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएंगे, जो फोकल लेंथ होगा वही हो जाएगा, क्या आ गया 2 मीटर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 123 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यही पावर तो क्या माइनस में होगा क्योंकि कर्केव लेंस लगा हुआ है, क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएंगे। फार बिंदु इसका जो है कहाँ आ गया 2 मीटर पे आ गया है, ठीक है। अगर ये डायोप्टर तो ये एफ ही निकालना था, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 124 बोलता है दूरदृष्टि दोष ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु है तो क्या हो जाता है 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि उसे नज़दीक का दिखता नहीं है और सॉरी नज़दीक का नहीं दिखता और दूर का दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूरदृष्टि दोष में यही होता है, नज़दीक का नहीं दिखता दूर का दिखता है, तो क्या 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोलता है, एक विद्युत सर्किट में एक कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है तो वह निम्नलिखित से संदर्भित है। तो मतलब कि जब हम लोग 1 जूल की एक कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो उस पॉइंट में क्या हो जाएगा, इस बीच का बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, यही तो डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, 125 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126
126 क्या बोलता है, ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर है, तो क्या होगा V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्या है, आई है। यही तो ओम्स लॉ बताए थे, क्या जगह ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 126 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोलता है, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो आपके प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया पे भी डिपेंड करता है, लंबाई पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 बोलता है एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है रियोस्टेट, मतलब धारा नियंत्रक को यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, धारा नियंत्रक। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस को उसमें बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और उससे बढ़ा घटा के क्या कर सकते हैं, करंट को बढ़ा और घटा सकते हैं, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 128 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोलता है, असमान अनुप्राष्ट काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है वो क्या है, तो एक आपका एक क्रॉस मेटालिक कंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। नॉन मतलब कि एरिया जो है वो क्या है, वेरिएबल है, मतलब कि ये आपका अस्थिर नहीं है, अस्थिर है। वेरिएबल एरिया है, वेरिएबल है, तो एरिया पे क्षेत्रफल पे कौन डिपेंड नहीं करता है, करंट, विद्युत धारा आपका नहीं करता है सर। तो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। बाकी तीनों आपके एरिया पे डिपेंड करता है। क्या कौन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, विद्युत धारा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोलता है, नीचे दिए गए सर्किट में आममीटर और वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या क्रमशः 6 एम्पियर और 12 वोल्ट है, तो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध कितना ये बताना है। तो क्या होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। V कितना है, 12 वोल्ट, और आर ये कितना है, करंट कितना है, 6 दूनी कितना हो गया, 12, कितना गया, 2 ओम आ गए। कोई दिखा 130 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, 130 का ऑप्शन 2C हो जाएंगे, 2 ओम आ गया ना, 2 ओम आ गया, 2 ओम आ गया सर, 2 ओम आ गया, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोलता है, देखिएगा, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा है। तो मानो कि एक विद्युत धारा यही है, यहाँ से 1500 कूलम एंटर किया, 1500 कूलम एंटर किया और 1500 कूलम निकल रहा है, तो वही Q कितना है, Q मेरा 1500 कूलम है सर। और आपके टाइम कितना है, टाइम आपका 5 मिनट है। 5 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 60 मतलब कितना आ गया, 300 सेकेंड आ गया सर। मतलब I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T होता है। Q कितना है आपका 1500 बाई कितना हो जाएगा 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 5 कितना हो जाएगा आपका, 3 5 आपका कितना हो गया 15, मतलब कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन बी दिख गए सर, ऑप्शन बी दिख गए। 131 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोलता है, देखिएगा, समान पदार्थ की 2 तार हैं, मान लो कि एक रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R2 है। अब होता है लेंथ, एक का लेंथ मान लेते हैं L, जो L1 है वो क्या है 3L है, 3:4 बोला है, तो और L2 जो है 4L है। अब रेडियस बोल दिया है, जो त्रिज्या बोल दिया, त्रिज्या 3:2 है, मतलब कि R1 इसका अगर 3R है तो आपका जो R2 हो जाएंगे वो 2R हो जाएंगे। तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा ना, एरिया A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा πr1 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3R का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 9πr स्क्वायर हो जाएंगे सर। और यहाँ से क्या हो जाएगा R2, आपके A2 जब निकालेंगे तो क्या होता है πr2 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ना। आप बोलते हैं कि वह 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर में जुड़े हैं, समांतर में मतलब कि पैरेलल में जोड़ा गया R1 और R2 को, R1 और R2 को किस में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। तो क्या होता है देखिएगा, इसमें I1 मानो और इसमें I2 मानो, तो I1 बाई दोनों का रेशियो निकालना है ना, I1 बाई I2 क्या हो जाता है R2 बाई R1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल रहे, दोनों का आपके अनुपात निकालना है। तो देखो I1 कितना है आपका, I1 क्या हो जाएगा R1 निकालो पहले, R1 क्या होता है रो L1 बाई A1 हो जाएंगे,
रो तो दोनों का सेम मटेरियल से बना हुआ है, L1 कितना है 3L, फिर क्या हो जाएगा 9πr², यही हो जाएंगे ना। तो 1 3 जा 3, ये 1, फिर R2 निकाल लो, R2 क्या हो जाएगा रो L2/A2, क्या हो जाएंगे यहाँ से, रो L2 कितना है आपका 4L है, और एरिया A2 कितना है क्रॉस सेक्शन आपका 4πr² है, तो 4 से 4 कैंसिल। आप देखो R1/R2/R1 करना है, तो रो L/πr² हो गया, और इधर क्या हो जाएगा रो, ठीक है, रो L क्या हो जाएगा आपका R1 क्या हो जाएगा, आंसर जो आपके हो जाएंगे 132 का। देखो रो L क्या हो जाएगा, यहाँ से रो L क्या हो जाएगा आपकी 3πr², πr² से πr² कैंसिल, L से L कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएंगे, मतलब क्या आ गया 3:1 आ गया। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिख गया सर, ऑप्शन बी दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोलता है देखिएगा, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। तो मानो कि आपकी 200 वोल्ट मतलब पैरेलल में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, एन आपकी टर्मिनल मान लो कि एन जोड़ा गया है। इससे कितना निकल रहा है 200 वोल्ट बैटरी से जो करंट निकल रहा है, करंट कितना 5 एम्पियर निकल रहा है, कितना एक आपका 400 ओम का है, कितना एन। तो पहले क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा 1/400 प्लस 1/400 प्लस 1/400, कहाँ तक जाएगा एन टाइम्स जाएगा, नहीं पता तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 400 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + कहाँ तक एन तक, कितना हो जाएगा आपकी n/400 हो जाएंगे, n/400 हो जाएगा। मतलब R इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 400/n ओम हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, n कितना नंबर लगाएंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपकी I जो हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट हो जाएंगे, V कितना है 200 वोल्ट बाई आपके क्या हो जाएंगे 400/n हो जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 2 कैंसिल, ठीक है, ए n ऊपर चला गया, क्या आ गया n/2 आ गया। मतलब कि आपकी I जो करंट सेम हो जाएगा, मतलब n/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। मतलब कि n इज इक्वल टू क्या 2 इधर डिवीजन में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लेक्शन में, क्या जाएगा 5 × 2 कितना आ गया 10। तो कितना हो जाएगा, कितने आपके बल्ब होंगे आपके 400 ओम का कितना रजिस्टर्स होगा 10 रजिस्टर्स होंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। 133 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 क्या बोलता है देखिएगा, दर्शाइए कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रयोग की जा सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्ट जो होता है वोल्ट मीटर हमेशा किसमें पैरेलल में जुड़ा होना चाहिए, और एम मीटर जो है आपकी हमेशा किसमें जुड़ा होना चाहिए सीरीज में। तो देखो आपका ऑप्शन ए ऑब्जर्व करो, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और ए जो है आपका एम मीटर वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही है, 134 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 क्या बोलता है देखिएगा, 135 क्या बोलता है देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दिए गए दो प्रतिरोधक R1 और R2 के श्रृंखला और समांतर संयोजन पर प्रयोग का VI ग्राफ नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो श्रृंखला का ये है, ये आपका समांतर का है, तो श्रृंखला में RS जो होगा वो ग्रेटर होगा समांतर से RP से बड़ा होगा। तो मतलब ये देखिएगा यहाँ पे V बड़ा VI छोटा, मतलब कि A आपका बड़ा हो रहा है, आपका R/V अगर ग्राफ निकाले तो मतलब क्या V/I तो ही निकाल रहे हैं, V/I जो निकाल रहे हैं तो श्रृंखला का बड़ा होना चाहिए, R यही तो है। तो श्रृंखला का देखो यहाँ पे आपका ग्राफ ज़्यादा आ रहा है, ए आपका ज़्यादा एंगल बना रहा है V और I के साथ, V आपका Y एक्सिस में होना चाहिए और I आपका X एक्सिस में होना चाहिए, और समांतर का कम है एंगल, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका IO रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो श्रृंखला का ज़्यादा होना चाहिए। तो RS ये आपका 1 आपकी आकृति सही है। दूसरा आकृति फिगर देखिएगा, तो पैरेलल V आपको पलट दिया गया, V नीचे कर दिया गया, I इसमें कर दिया गया, तो V जिधर होगा उधर अगर श्रृंखलन बड़ा, तो देखो A एंगल देखेंगे तो A एंगल आपका बड़ा है श्रृंखलन में और ये छोटा है। तो समांतर देखो V की तरफ जो आ गया श्रृंखलन आना चाहिए और समांतर जो है उससे दूर जाना चाहिए, तो आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा RS, इसमें भी आपका ग्रेटर देन क्या है RP है, क्या हो जाएगा दोनों आकृति सही है, दोनों आकृति सही है। तो क्या हो जाएगा दोनों आकृति 1 और आकृति 2 क्या सही है। तो कौन आपका सही दर्शाता है दोनों, क्या हो जाएगा 135 का
135 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 135 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्या बोलता है, दिए गए सर्किट आरेख में वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है। तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, तो आर इक्विवेलेंट सिंपली जोड़ दो, 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 + 6 कितना हो गया 12 ओम हो गया। अब आई निकाल लो, आई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तो V कितना है, V आपका 10 है 12, क्या आ जाएगा यहाँ से 5/6 आ गया, 5/6 आ गया एम्पियर से। अब आगे देखिएगा, आप कितना मार्क निकालना है, 6 ओम के क्रॉस निकालना है, यही ना वोल्ट, यही 6 ओम का, तो आपके V = क्या होता है IR होता है। तो करंट यहाँ पे सीरीज में आपका करंट सेम होता है सर, आपका श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, वोल्ट अलग अलग होता है। तो निकाल दो यहाँ से, I कितना आ गया 5/6 और R कितना है 6, कट गया, 6 से 6 कटा, कितना बचा 5 वोल्ट आ गया। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन सी दिख गए, 136 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 देखिएगा, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा बिंदु ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो ए और बी देखो कितना 90 एंगल पूरा कितना होता है 360 होता है ना, कितना है ए आपका 90 है, तो 90/360 कितना हो जाएगा आपका ए 1/4 हो जाएंगे। तो ए आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा। अभी कितना R/4 बचा, तो पूरा R था आपका, ये पूरा सर्कल R था ना, तो R ए चला R/4 चला गया R में, तो कितना बचेगा ये पूरा ए आपका 3R/4 होगा, 3R/4। ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो फिर पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/R/4 प्लस क्या हो जाएगा 1/3R/4 हो जाएंगे। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/3R। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से देखिएगा 1/R इक्विवेलेंट है ना, यहाँ से इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आपका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3R हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा देखना 4 × 4/3R, ये हो जाएंगे ना। आप देखो क्या हो जाएगा 16/3R हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट मेरा क्या हो जाएगा 3R/16 हो जाएगा। R के बराबर कितना दिया हुआ है 8 ओम, तो क्या हो जाएगा 3 × 8/16, तो 8 2 कितना हो गया 16, क्या आ गया 3/2 ओम आ गया, 3/2 ओम आ गया, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। आपके 137 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, 60 डिग्री देता तो क्या बोलते हैं 60/360 1/6 हो जाता है, तो दूसरा क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, मतलब कि R/6 होता है एक, दूसरा क्या हो जाता है 5R/6 हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 138। 138 क्या बोलता है देखिएगा, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना करें। तो अगर E बराबर क्या होता है आपकी जो प्रति ऊष्मा बराबर E बराबर क्या होता है P × T होता है, पावर × टाइम होता है सर, शक्ति × समय होता है। शक्ति कितना 1 किलोवाट और आपके टाइम कितना 1 आवर, तो क्या आ गया यहाँ से 1 किलोवाट आवर आ गया। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 36 आपके 100 × 10⁻³ जूल। कोई दिखा, ऑप्शन सी दिख गया सर, ऑप्शन सी दिख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्या बोलता है, प्रतिरोधकता का की SI इकाई है, रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है ओम मीटर, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, 139 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 का क्या बोलता है देखिएगा, ए और बी दो हीटर क्रमशः 220 वोल्ट पर 200 वाट और 220 वोल्ट पर 40 वाट दर्शाए गए हैं और वह 220 वोल्ट आपूर्ति से समांतर में जोड़े गए हैं। तो हीटर बी द्वारा निकाली जाने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे सर, R1 और R2 निकाल लेंगे। तो P1 क्या आ जाएगा, R1 जो निकलेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से V² बाई क्या हो जाएगा P1 हो जाएंगे। तो V² कितना है 220 × 220 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा R आपका जो P1 कितना हो जाएगा 200 वाट हो जाएंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ से 2 यहाँ से 11, तो क्या आ गया 22 × 11 आ गया, 22 × 11 आ गया। या काटना नहीं, अभी इसी तरह रहने तो 220 × 220 बाय क्या है 200 है।
इतना ओम आ गया। फिर R2 निकाल लेंगे सिमिलरली, वही V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा P2, क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 बाय क्या हो जाएगा 40। अब क्या निकलेगा यहाँ से देखो R1 और R2 निकल गया। R1 और R2 जब निकल गया तो करंट हमें निकालना कि करंट कितना होगा। करंट कितना होगा किसमें, हीटर B से निकालना है, हीटर B से निकालना है। किससे निकालना है, हीटर B से निकालना है। तो हीटर B से विद्युत धारा क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आपको पूरा करंट भी नहीं पता तो कैसे निकलेगा देखिएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम बाय हीटर B। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 140 का क्या R2 निकल गया ना, तो ए इसको काट लो, A0 से 0 कैंसिल, A0 से A0 बचा हुआ है, तो 2 बार में 11 बार में, फिर ये 110 बार में, तो 11 हैं कितना हो जाता है 121, 10 ओम आ गई। और ए कटेगा तो कितना कट रहा था ना 22 इंटू 11, 22 और 22 कितना हो गया 242 हो गए, 242 हो गए। ठीक है, तो अब 1/R1 क्या हो जाएगा आप देखना, यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें निकालना है हीटर B, तो इसको मान लो हीटर A है और ये हीटर B है, तो RB तो क्या निकालना IB निकालना है। तो IB इक्वल टू फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या जाएगा RA प्लस RB इंटू I हो जाता है। तो ये अभी भी पता है ना, I तो पता ही नहीं, I हमें पता ही नहीं है, भी पता है सर भी। तो भी पता जब है तो हम क्या करेंगे देखिएगा, भी पता है ना, भी पता है सर। ठीक है, ए भी पता है, ए भी हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा RA, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, IB इक्वल टू RA, रेसिप्रोकल ले लेते, RA बाई RA प्लस RB इंटू भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे RA कितना है आपका, RA आपका कितना है 242, और यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 22 इंटू 11, और फिर प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा 110 इंटू 11, यही तो है सर। तो देखिएगा इंटू क्या भी कितना है 220 वोल्ट। आप देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो दो आपकी 22 11 कॉमन आ जा रहा है, तो 11 और 11 को कॉमन ले लो, 11 इंटू 11 को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेंगे, और यहाँ पे क्या बचेंगे 10 बचेंगे। यहाँ पे क्या आ गया 242 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 220 आ गया। 242 को क्या लिख सकते 11 इंटू 22 लिख सकते हैं। तो 11 से 11 दूनी 22 हो गया। अब यहाँ से क्या बचेंगे सो देखिएगा, ठीक है, क्या बचेगा देखिएगा, सॉरी ए आई होगा, फिर आपको आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा V/R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। वहाँ से जब निकाल लोगे तो 140 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा C आ जाएंगे, 140 का क्या ऑप्शन क्या आ जाएंगे C आ जाएंगे। इस तरह से आपको 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आपका R1 RA प्लस RB और क्या जाएगा RA प्लस RB, यही तो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका भी पुट करना है, यहाँ से भी पुट करके फिर आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई के जगह पे भी के रख के ये आपके V/R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे क्या करना है भी के जगह पे भी, ठीक है, बाय भी हो जाएंगे। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आपका चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपकी V इक्वल टू RA से RA कैंसिल हो जाएगा, RB हो जाएंगे ना, तो V/RB क्या आ गए V/RB, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोलता है देखिएगा, बोलता है आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 45 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती, तो आप एक 45 वाट का तापदीप्त बल्ब लगभग कितनी देर जला सकते हैं। तो मानो कि 40 किलो जूल मतलब कितना 45 इंटू 10 का पावर 3 जूल हो गया।
एनर्जी पता चल गया, इतना विद्युत संयंत्र आपका कर रहा है, ठीक है। कितना पावर एक का, आपके 45 वाट का। आप कितना जला सकती है, तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई पी। एनर्जी कितना है आपका, 45 × 10⁻³ ये हो जाएगा ना, बाई कितना 45, 45 से 45 कैंसर, कितना जाएगा 1000 सेकेंड आ गया। आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, A0 से A0 कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ से आपके 6, फिर कितना बार में 4 0, 6 बार में, ठीक है। यहाँ से 166.67 मिनट हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 141 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। सॉल्व करोगे ना, यहाँ से चेंज करना है सेकेंड्स को मिनट में, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 160.67 मिनट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 142 क्या बोलता है, एक विद्यार्थी को निम्नलिखित ग्राफ मिलता है, तो ये मिली एम्पियर में मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर में है, ठीक है। और ये कितना वोल्ट है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या, आपके R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। तो V कितना है, अगर 2 लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा 1 मिली एम्पियर, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 2, 1 क्या हो जाएगा 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 2 × 10⁻³ मतलब क्या जाएगा 2 किलो ओम हो जाएगा, 2 किलो ओम हो जाएंगे, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आप जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल से निकलता है और दक्षिण पोल में जाता है, ध्रुव में जाता है, एक बंद परिपथ बनाते हैं। जब 2 चुम्बक रखे जाते हैं तो वे प्रतिच्छेद करते, कभी नहीं। जब 2 चुम्बक रखोगे तो ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, क्या जाएगा ऑप्शन सी जो है गलत है सर, ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोलता है, एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समांतर रेखा जाता है, यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है, आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो किधर ए से जा रहा है। और आपका क्या रखा हुआ है, ए आपका रखा हुआ है मैग्नेटिक कंपास, तो ए जो है डिफ्लेक्ट किधर करेगा, ए आपका वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ करेगा, क्या हो जाएगा दक्षिण ध्रुव पश्चिम की ओर, दक्षिण ध्रुव जो है क्या जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन 144 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि सुई का उत्तरी ध्रुव जो है पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों आपका सेम डायरेक्शन में है। तो ये आपका साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो ये किधर, ये नॉर्थ पोल जो है डिफ्लेक्ट किधर करेगा, वो आपके उत्तर जो है, आपकी उत्तरी जो सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 का बोलता है, एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगा, फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। 145 का किस पे डिपेंड करेगा, तो ये आपके क्या जाएंगे, तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यही 2 पे डिपेंड करता है। तो आपकी विद्युत धारा से प्रत्यक्ष समानुपाती होता है और दूरी से प्रतिलोम आपके समानुपाती होते हैं, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। 2 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोलते देखिएगा, 146 बोलता है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक, मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, तो ये करंट का डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करता है, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 147 क्या बोलते हैं, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, एक आपकी इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है किस पे डिपेंड है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 क्या बोलता है, एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ ग्लास कवर ऑन टॉप ऑफ ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर इज, क्यों आप वहाँ पे रहता है, क्योंकि ये रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन, क्यों ये रिड्यूस जो हीट लॉस करे वो कम करे रेडिएशन के द्वारा, क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपके विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो ह्रास हो कम करने के लिए, कम नुकसान होने के लिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके
क्वेश्चन नंबर आपके भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग कितना गति होना चाहिए कि हम यूज कर सकते हैं 15 किलोमीटर पर घंटा। क्या जगह ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है। तो कौन सा ऊर्जा जो इसमें आपके सूरज से लिए जाते हैं, तो कौन सा आपके हैं इसमें 150 क्या हो जाएगा आपका, आपके 4, 2 और 3। 4 2 पवन ऊर्जा आपके जो है वो आपके सूर्य से लिया जाता है। जे बायोमास एनर्जी और सागर उष्मीय ऊर्जा जो है ये तीनों आपका सूर्य ऊर्जा है। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, 150 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए 150 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने का चांस है। अच्छे से रिवाइज करके जाए। धन्यवाद।